हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी शिक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत कुछ और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस लेकर के हाजिर हुए हैं, जो कि कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण भी हैं। तो उन पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? और चार ऑप्शंस आपको यहां पर दिए हुए हैं। प्रश्न को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? तो इसमें ऑप्शन आपके हैं, पहला है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, दूसरा यकृत लिवर, तीसरा है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, और चौथा है ग्रास नली या एसोफेगस। तो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और उसमें बड़ी आंत, यकृत, छोटी आंत और ग्रास नली की भी आपने जानकारी ली होगी कि इनका क्या काम होता है। तो बड़ी आंत का जो काम होता है कि इसका काम है जल का क्या करना, अवशोषण करना, जल का अवशोषण करने का काम होता है। यकृत का काम होता है, यकृत क्या करता है, यकृत पितरस स्रावित करता है। छोटी आंत यहां पर ध्यान रखें, ये छोटी आंत जो है ये भोजन का क्या करती है, अवशोषण। ये भोजन का करती है अवशोषण, इसी भाग में होता है। और ग्रास नली का काम होता है कि भोजन को, जो मुख में जो चबाया गया भोजन है, उसको वकल कैविटी से बकल कैविटी से कहाँ भेजना, स्टोमक में। स्टोमक में क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा तीसरा, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 43, 47, 46 और 45। तो जो इसमें राइट आंसर आपका होगा वो होगा 46। ये द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है मनुष्य में 46। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? चार ऑप्शन है इसके भी। पहला है दमा, दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस टीबी, तीसरा है डायबिटीज और चौथा ये तीनों। तो यहाँ पर इंसुलिन की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है डायबिटीज। इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो होता है अग्न्याशय में, और अग्न्याशय में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं। लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं, इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। अल्फा जो कोशिका है, यहाँ से ग्लूकेगॉन ये हार्मोन स्रावित होता है। बीटा से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और गामा से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है। तो यहाँ पर जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, अग्न्याशय में इंसुलिन का स्राव ठीक से नहीं हो पाता है, कम हो जाता है, तो डायबिटीज जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। चार ऑप्शन है इसके भी, टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है टाइलिन वो राइट आंसर है, और ये शर्करा को माल्टोज में बदलने का काम करता है। बाकी रेनिन जो है कैसिन प्रोटीन पर काम करता है, कैसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। पेप्सिन प्रोटीन पर काम करता है, यानी कि प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ठीक है। और जो लाइपेज है ये वसा पाचक एंजाइम होता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, देखिए। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? ऑप्शन है इसके भी चार, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, मोलस्का और प्रोटोजोआ। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है प्रोटोजोआ,
ठीक है, इस संघ के अंतर्गत अमीबा और यूग्लिना को रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, शरीर में ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक है। 4 ऑप्शन है, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक। तो जो शरीर में जो ऐच्छिक और जो अनैच्छिक जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं पर तंत्रिका ऊतक का क्या होता है, नियंत्रण होता है। तो राइट आंसर आपका तीसरा तंत्रिका ऊतक। अगला प्रश्न है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। ऑप्शन है, पेशी ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा तंत्रिका ऊतक और इनमें से कोई नहीं। तो रक्त और लसिका ये तरल संयोजी ऊतक हैं, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो है संयोजी ऊतक दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग या जेनेटिक जो डिजीज हैं वो कौन से हैं। पहला ऑप्शन गुणांधता, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा टर्नर सिंड्रोम और चौथा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये तीनों गुणांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों जो है आनुवंशिक रोग हैं। तो इस प्रकार से जो सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। किस प्रकार से लक्षण दिखते हैं। आयरन की कमी हो जाती है, दूसरा रक्त का बहना बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है और चौथा रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। तो जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि सामान्य रूप से अगर हमारे किसी हाथ या किसी अंग पर चोट हो जाती है, चोट लग जाती है, तो वहां पर से उस चोटग्रस्त भाग से जो है कि खून आने लगता है, यानी कि ब्लड बहने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद आपने देखा होगा कि जहां पर से ब्लीडिंग हो रही है वहां पर एक पपड़ी सी जो है क्या हो जाती है, जम जाती है और खून आना या ब्लड आना बंद हो जाता है। तो ये जो पपड़ी जैसी बनी इसको कहते हैं रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। ठीक है, और रक्त का जब थक्का बन जाता है तो वो जो क्षतिग्रस्त वाहिका है उसको बंद कर देता है और खून निकलना या रक्त जो है क्या निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जो हीमोफीलिया से क्या होता है, ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि रक्त जो है बहना बंद नहीं होता है, लगातार और लगातार क्या होता रहता है, ब्लड निकलता रहता है। तो इस हीमोफीलिया को इस कारण से एक और नाम दिया जाता है ब्लीडर रोग। क्या नाम देते हैं इसको, ब्लीडर रोग, क्योंकि इसमें खून जो है कि लगातार क्या होता रहता है, निकलता रहता है, रक्त जो है इसमें बहना बंद नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है, जीवन का भौतिक आधार है। किसको जीवन का भौतिक आधार मानते हैं। सबसे पहला है जीन, दूसरा है कोशिका, तीसरा है जीव द्रव्य और चौथा है केंद्रक। तो जो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा वो है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति केंद्र या पावर सेंटर किसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है केंद्रक, चौथा है कोशिका द्रव्य। तो कोशिका का जो पावर हाउस भी इसको कहते हैं या ऊर्जा घर, वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये जो है ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। अब ऊर्जा उत्पन्न कैसे करता है, जब वायवीय श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है, तो उसमें जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीजन की मदद से क्या किया जाता है, इसका ऑक्सीकरण किया जाता है और ऑक्सीकरण करने से उसमें क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, CO2 निकलता है और जल निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका हो जाएगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। अभी जो ऊर्जा उत्पन्न हुई ये ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था। ऑप्शन रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, डार्विन और स्वान। तो सबसे पहले कोशिका का जो पता लगाया था या खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। ठीक है, और इन्होंने जो है कार्क का जो है क्या है उसको पत्ता जो है क्या किया था,
पतली काट की थी और उसको अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी के अंदर उसका ऑब्जर्वेशन किया, तो उसको कुछ इस प्रकार की संरचनाएं वहां पर जो है कि हैं दिखाई दी। ठीक है, और ये इस प्रकार की संरचनाएं जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस प्रकार की संरचनाएं दिखाई पड़ी। तो उन्होंने ये जो चैम्बर है छोटे छोटे दिखाई दे रहा है आपको, इसी को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल। ठीक है, तो सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन देखें, जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा ऑप्शन है मेंडल, तीसरा ऑप्शन है लिनियस, चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो जीव विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो है अरस्तु, और अरस्तु को जो है फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मटर, डहेलिया, सरसों या गेहूं? तो आनुवंशिकी से संबंधित जो प्रयोग किया था मेंडल ने, उन्होंने जो है मटर के पौधे का क्या किया था, चयन किया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मटर। अगला प्रश्न है, एक उड़ान व्यक्ति किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? ऑप्शन देखें, लाल वो पीला, लाल वो हरा, पीला वो हरा, लाल वो नीला। तो वर्णांध जो व्यक्ति होता है वो किसी भी चीज को आसानी से देख सकता है, लेकिन वो कुछ रंग में पहचान नहीं कर पाता है, रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। तो इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा लाल वो हरा। तो लाल व हरे रंग को वो सही से पहचान नहीं पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं वर्णांध, और इस प्रकार के रोग को कहा जाता है वर्णांधता। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, दूसरा वाटसन, तीसरा हरगोविंद खुर्राना, चौथा रॉबर्ट हुक। तो जीन का कृत्रिम संश्लेषण किया था हरगोविंद खुर्राना ने किया था। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, चार्ल्स डार्विन, हरगोविंद खुर्राना और अरस्तु। तो चार्ल्स डार्विन इसका सही आंसर है कि इन्होंने प्राकृतिक चयन का क्या दिया था, जैव विकास से संबंधित ये प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा ये सभी। तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है विषाणु को, क्योंकि विषाणु में सजीव के भी लक्षण और निर्जीव के भी लक्षण इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन रॉबर्ट हुक, दूसरा रॉबर्ट कॉच, तीसरा लुई पाश्चर और चौथा इवानोव्स्की। तो रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पाश्चर ने। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा लुई पाश्चर। अगला है क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का या आरबीसी रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन हृदय में, दूसरा ऑप्शन लसिका में, तीसरा ऑप्शन अस्थि मज्जा में और चौथा ऑप्शन जो है पीत अस्थि मज्जा में। तो जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब आज का हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का ये सेशन था, जो दूसरा सेशन था हमारा, जिसमें हमने काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, डिस्कस किया उन पर। ठीक है, जो कि आने वाले मैंने कहा कि जो क्या हैं प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अगले कुछ और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लेकर के हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।